Hello students, welcome back to your own YouTube channel Exploring Education. In this video we are going to have a discussion about the second pillar of the new economic policy or new economic reforms. As you already know, previous video हमने discuss किया था about the first pillar of the new economic policy which is named as liberalization. Liberalization के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस पिछले वीडियो में कर लिया था. अब इस वीडियो में हम जो डिस्कशन करेंगे वो हमारा जो सेकंड पिलर है जिसका नाम है क्या, प्राइवेटाइजेशन. तो इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राइवेटाइजेशन के बारे में. प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, क्यों इकोनॉमी के लिए इतना जरूरी है और क्यों उसको मतलब हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में शामिल किया गया 1991 में जो किए गए थे, जिनको अप्लाई किया गया. तो टॉकिंग अबाउट द वर्ड प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है. प्राइवेटाइजेशन में दो चीजें मुझे समझनी है. सबसे पहले रिडक्शन. अब रिडक्शन का मतलब क्या था कि रिडक्शन इन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. पहला जो स्टेप क्या था कि जो पब्लिक सेक्टर है, जो स्टेट्स हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट है, अगर मैं पब्लिक सेक्टर की बात कर रहा हूँ, पब्लिक सेक्टर जो है उसका रोल मुझे कम करना था किसमें, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में. ठीक है. तो सबसे पहला स्टेप इसमें क्या हुआ, रिडक्शन इन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. तो इस पहले प्रोसेस में, प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस में पहला स्टेप क्या था कि मुझे जो पब्लिक सेक्टर का रोल है वो कम करना था किसमें, इकोनॉमिक एक्टिविटीज. और दूसरे स्टेप पे अगर मैं बात करूं तो दूसरा स्टेप क्या था कि मुझे इनहैंस करना था रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या, प्राइवेटाइजेशन का मतलब यही होता है कि जब आप किसी प्रोसेस के तहत या फिर कहूं प्राइवेटाइजेशन की प्रोसेस के तहत हमें क्या किया था कि जो पब्लिक सेक्टर उसका रोल हमने कम कर दिया इकोनॉमिक एक्टिविटीज में. और वो जो रोल हमने कम किया था किसका, पब्लिक सेक्टर का, वो किसको हैंड ओवर कर दिया हमने, प्राइवेट सेक्टर को. यानी प्राइवेट सेक्टर का रोल हमने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, या उनको एक लीगल या फ्री हैंड हमने दे दिया कि आप मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन को इंक्रीज करें और प्रोडक्शन वगैरह को इंक्रीज करके आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या करें, अपना कंट्रीब्यूशन दें. तो दैट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ प्रोसेस प्राइवेटाइजेशन. प्राइवेटाइजेशन is the process by which the role of public sector is declined in the economic activity and the role of the private sector is enhanced in the economic activities. अब टॉकिंग अबाउट द प्राइवेट सेक्टर की हमने बात की कि उसका रोल बढ़ जाएगा, पब्लिक सेक्टर का रोल कम हो जाएगा. ठीक है, समझ में आएगा प्राइवेटाइजेशन का मतलब है, लेकिन प्राइवेटाइजेशन होगा कैसे. अब प्राइवेटाइजेशन के लिए अगर हम कंसीडर करें तो सबसे पहले मेरे पास जो चीजें आती हैं, अगर मैं बात करूं कि प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट कैसे होगा, तो इसमें मेनली सबसे पहले मेरे पास आता है डिसइन्वेस्टमेंट. बात करें डिसइन्वेस्टमेंट, दूसरे स्टेप पे हम बात करेंगे किसकी, डीनेशनलाइजेशन की. और फिर हम बात करेंगे न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की, न्यू यूनिट. तो ये तीन प्रोसेस है जिसके माध्यम से क्या होगा, प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस क्या होगा, कंप्लीट होगा. प्राइवेटाइजेशन से पहले बात करें डिसइन्वेस्टमेंट. डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि सपोज हम बात करें कि मतलब यहाँ पे कोई गवर्नमेंट इंडस्ट्री है, गवर्नमेंट स्कूल है, उसको सरकार चला नहीं पा रही है, उसको सरकार रन नहीं कर पा रही है, या फिर उसकी जो एक्सपेंडिचर, उसकी जो रनिंग कॉस्ट है उसको गवर्नमेंट क्या करे, अफोर्ड नहीं कर पा रही. तो उस केस में क्या है कि उस पर्टिकुलर स्कूल को गवर्नमेंट हैंड ओवर कर देती है किसको, प्राइवेट इंडस्ट्री को, प्राइवेट सेक्टर को, अब आप इसको आप रन करो. तो जब किसी पब्लिक सेक्टर की यूनिट को हैंड ओवर किया जाता है, बेचा जाता है किसको, प्राइवेट सेक्टर को, दैट इज नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट. टॉकिंग अबाउट द डीनेशनलाइजेशन. डीनेशनलाइजेशन का मतलब क्या है कि एक तरह से सिंपल सी प्रोसेस होती है, जो स्टॉक ऑफ बॉन्ड्स होता है, शेयर ऑफ बॉन्ड्स होता है, उसको ब्रेक किया जाता है. यानी मैं कहूं कि किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जो पब्लिक सेक्टर की भागीदारी है उसको ब्रेक कर दिया जाता है, और ब्रेक करके वो एक पोर्शन किसको हैंड ओवर कर दिया जाता है, प्राइवेट सेक्टर को. यानी सिंपल सी बात है कि मैं कहूं कि मान लो किसी पर्टिकुलर कंपनी या किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में 20 रुपीज इन्वेस्टमेंट है, और 20 रुपीज को ब्रेक करके मैंने क्या कर दिया, 10 प्राइवेट सेक्टर को दे दिया और 10 किसको दे दिया, पब्लिक सेक्टर ने अपने पास रखा. ठीक है. तो ये होता है डीनेशनलाइजेशन. जब मतलब हम एक तरह से कह देते हैं कि जो पब्लिक सेक्टर की यूनिट है उनको हैंड ओवर कर देते हैं किसको, प्राइवेट सेक्टर को. नाउ टॉकिंग अबाउट द न्यू यूनिट, न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट. अब एक सिंपल सी बात है, इसको हमने लिबरलाइजेशन में भी कंसीडर किया था कि भैया जब हम बात करते हैं लिबरलाइजेशन, हमने देखा था कि यहाँ जो लाइसेंसिंग या रजिस्ट्रेशन की कंपल्सन थी उसको खत्म किया था. तो यहाँ भी प्राइवेटाइजेशन में क्या था कि जो एक मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फाउंडेशन लगी हुई थी कि जो गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर का एरिया बहुत ज्यादा बड़ा था, मींस हर तरह के प्रोडक्शन के लिए आपको जो लाइसेंस वगैरह लेना पड़ता था, रजिस्ट्रेशन वगैरह करना पड़ता था, या फिर प्रायर परमिशन आपको लेनी पड़ती थी पब्लिक सेक्टर के या स्टेट गवर्नमेंट से. तो वो
प्रक्रिया खत्म की गई। अब मतलब जो प्राइवेट सेक्टर है उसको भी हमने ऑथोराइज कर दिया कि आप भी नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्या कर सकते हैं, एस्टैब्लिश कर सकते हैं। लेकिन वो न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट केवल किसकी होगी, या फिर मैं कहूंगी जिनका प्रोडक्शन पहले गवर्नमेंट कर दी थी उनके रिगार्डिंग प्राइवेट सेक्टर को भी ऑथराइज कर दिया कि आप भी इन पर्टिकुलर कमोडिटीज की, इन गुड्स एंड सर्विसेज की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। तो दिस इज द प्रोसेस, बाय दिस द प्रोसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन कंप्लीटेड बाय द गवर्नमेंट अंडर द न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991. नाउ टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस एंड मेजर्स व्हिच इज अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन। सबसे पहले बात करेंगे कॉन्ट्रैक्शन का रोल ऑफ प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर। हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है एक तरह से उसमें कमी कर दी गई, जो पब्लिक सेक्टर का रोल था उसको क्या कर देगा, कम कर देगा। अब इसमें क्या था कि मेनली सबसे पहले अगर मैं कंसीडर करूं पब्लिक सेक्टर के रोल के बीच में, तो मेरे पास इनिशियल स्टेज पे टोटल 17 इंडस्ट्रीज थी, ठीक है। 17 इंडस्ट्रीज ऐसी थी जिनको गवर्नमेंट पूरी तरह कंट्रोल करती थी। उनको पहले कम करके लाया गया 4 पे और अभी रिसेंटली उनको कर दिया गया 2। यानी ये एक एग्जांपल है, जैसे इनिशियल स्टेज पे बात करूं टोटल पहले 17 इंडस्ट्री, उनका रिडक्शन करके कहां लेके आ गया उसको 4 पे, जिसमें हम बात करेंगे डिफेंस इक्विपमेंट्स की बात कर लेते हैं, केमिकल की हम बात कर लेते हैं, या फिर रेलवे की बात कर लेते हैं, एटॉमिक एनर्जी की हम बात कर लेते हैं। तो ये कुछ इंडस्ट्री जिनको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, लेकिन उसको कम करके कितना कर दिया गया है 2, जिसमें हम बात करते हैं मेनली अभी गवर्नमेंट के पास एटॉमिक एनर्जी की हम बात करेंगे, परमाणु ऊर्जा की बात करेंगे और रेलवे की। 2 ही इंडस्ट्री जिनके ऊपर गवर्नमेंट का फुल्ली कंट्रोल है, जिनको हम पब्लिक सेक्टर की यूनिट बोल सकते हैं, ठीक है। तो मेजर्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन में पहला स्टेप क्या था कि जो कॉन्ट्रैक्शन था किसका, जो पब्लिक सेक्टर का एक एक्सपेंडेड एरिया था उसको कम करके, या नंबर ऑफ इंडस्ट्री जो पब्लिक सेक्टर कंट्रोल करता था, अपने अंडर में रखता था, उनको कम करके 17 से 4 उसके बाद 2 तक किया गया। उसके बाद डिसइन्वेस्टमेंट की हमने बात की। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब हमें पता है, सिंपल सी बात है कि पब्लिक सेक्टर की यूनिट को हैंड ओवर कर देते हैं किसको, प्राइवेट सेक्टर को। तो हो जाता है डिसइन्वेस्टमेंट, यानी मैं ये कहूं कि मेरा जो उसके अंदर पर्टिकुलर शेयर इन्वेस्टमेंट था, ये जो मेरा पैसा लगा था वो पैसा भी गवर्नमेंट में विड्रॉ कर लिया और उसको हैंड ओवर कर दिया किसको, प्राइवेट सेक्टर को। उनको ये फ्रीडम मैंने दे दी कि आप अपना इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हैं, दैट इज नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट। उसके बाद सेल ऑफ शेयर्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। अब ये एक तरह से डीनेशनलाइजेशन हमने कंफर्म किया था कि जो पब्लिक सेक्टर के शेयर्स हैं उनको सोल्ड आउट किया गया किसको, प्राइवेट सेक्टर को। यानी बीइंग ए प्राइवेट ओनर मैं भी किसी पब्लिक सेक्टर की जो गवर्नमेंट कंपनी है, पब्लिक सेक्टर की यूनिट है, उसके शेयर्स खरीद सकता हूं, उसकी कैपिटल में भागीदारी कर सकता हूं, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं, मैं भी उसका ओनर बन सकता हूं। एंड दैट इज द जो एट प्रेजेंट अगर एग्जांपल के तौर पे कंसीडर करें तो यहां पे जो हमने एग्जांपल है सेल ऑफ शेयर ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, इसके सबसे लेटेस्ट एग्जांपल है एलआईसी, ठीक है। अभी रिसेंटली जो बजट आया था उसमें कुछ सरकार ने प्रावधान किया था कि एलआईसी को हम क्या करेंगे, मतलब उसका प्राइवेटाइजेशन करेंगे। तो कुछ बहुत सारे रूमर्स यहां पे जनरेट हुए थे कि एलआईसी को बेच दिया, ऐसा कुछ नहीं था कि एलआईसी का वो बेचा नहीं था। उसमें भी क्या था कि जो शेयर थे उनके लिए कंपनी गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि एलआईसी के शेयर्स के लिए हम क्या लेके आएंगे, आईपीओ। आईपीओ मींस इनिशियल पब्लिक ऑफर, जिसके माध्यम से आम व्यक्ति या मेरे जैसा, मतलब मैं कहूं हमारे आपके जैसे लोग क्या कर सकते हैं, उसमें पैसा लगा सकते हैं, एलआईसी के शेयर खरीद के हम एलआईसी के ओनर बन सकते हैं, ठीक है। फिर आता है इंक्रीज इन द प्राइवेट सेक्टर। इंक्रीज इन द प्राइवेट सेक्टर का सिंपल सी बात हमने यहां भी कंसीडर किया था कि नई यूनिट आप एस्टैब्लिश कर सकते हो, नेशनलाइजेशन का हमने कंसीडर किया, डिसइन्वेस्टमेंट की हमने बात की, ठीक है। तो जो रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर था वो इंक्रीज किया गया अंडर द प्रोसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन, अगर हम बात करेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की। उसके बाद आता है कन्वर्जन ऑफ लोन इनटू शेयर, नॉट नेसेसरी। पहले क्या होता है, अगर हम बात करें क्या होता था कि मतलब अगर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने किसी को लोन वगैरह प्रोवाइड करा दिया प्राइवेट सेक्टर को या पब्लिक सेक्टर को, तो वो क्या करता है, लोन के रीपेमेंट ना होने के बदले में उसमें अपनी क्या स्टेक होल्डिंग कर लेता था, उसमें अपनी हिस्सेदारी कर लेता था, उसके शेयर्स वगैरह लोन के बदले एक्वायर कर लेता था। ये पहले कंपल्सन होता था, लेकिन इकोनॉमिक रिफॉर्म से कंपल्सन को खत्म किया गया कि आपने अगर लोन प्रोवाइड किया तो ये आपका लीगली राइट नहीं है कि उस लोन के रीपेमेंट ना करने के बाद आप उस कंपनी की स्टेक होल्डिंग खरीदो या उसके शेयर्स खरीदो। तो इस कंपल्सन को खत्म किया गया, जिससे सेफ गार्ड या कम सिक्योरिटी, एक सेफ एनवायरनमेंट मिला कि उसको प्राइवेट सेक्टर को। उसके बाद बात करें सिक इंडस्ट्री। सिक इंडस्ट्री की अगर बात करूं तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ रोगनी का या बीमारी का की बात कर रहा हूँ। सिक इंडस्ट्री का मतलब सिंपल तरीके से समझ लो कि कोई इंडस्ट्री अगर जिसकी लायबिलिटी की हम बात कर लेंगे, सिक इंडस्ट्रीज के मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जिसकी लायबिलिटीज क्या है, ज्यादा है किसकी, एसेट से, ठीक है। फिलहाल मुझे ध्यान ये रखना है कि इफ देयर इज एनी इंडस्ट्री हैविंग लायबिलिटीज ग्रेटर देन एसेट्स, तो उसको हम कंसीडर कर लेते हैं सिक इंडस्ट्री, केवल इस पर्टिकुलर टॉपिक को समझने के पर्पस से। अगर मैं बात करूं डेफिनेशन, तो जो सिक इंडस्ट्रियल एक्ट है उसके अंतर्गत बहुत बड़ी डेफिनेशन की गई है, अलग अलग कंडीशन की मेंशन की गई है, लेकिन फिलहाल मुझे याद रखना है सिक इंडस्ट्रीज की अगर बात करूंगा तो दोज इंडस्ट्री हैविंग लायबिलिटीज ग्रेटर देन देयर एसेट्स नोन एज सिक इंडस्ट्री। अब ऐसे में गवर्नमेंट के पास पब्लिक सेक्टर की बहुत सारी इंडस्ट्री थी,
उन सिक इंडस्ट्रीज को ऐसा है कि लगातार लॉसेस सफर कर रही है इस कंडीशन में, तो उनको चलाने की फ्रीडम या उनमें कंट्रीब्यूशन कम या उनको चलाने का राइट दिया गया, जिसको प्राइवेट सेक्टर को यानी सिक इंडस्ट्री को क्या कर सकते थे, टेक ओवर कर सकते थे, या फिर उसमें मर्जर भी कह सकते हैं, अमालगमेशन भी कह सकते हैं। अगर बात करें मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक सिंपल सा प्रोसेस था। एमओयू की अगर बात करें तो डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस जिसके तहत कंप्लीशन किया जाता है, जो टर्म एंड कंडीशन होते हैं रिगार्डिंग द टेक ओवर ऑफ एनी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री व्हिच इज टेकन बाय द प्राइवेट सेक्टर, तो उन दोनों के बीच में जो सहमति होगी या फिर मैं कहूंगी गवर्नमेंट के जो गाइडलाइन है वो डिसाइड किए जाते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर को ऑथराइज कर रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं, तो उस प्राइवेट सेक्टर का जो क्राइटेरिया है, वर्किंग क्राइटेरिया, जो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया है, ठीक है, जो शेयर या स्टेक होल्डिंग क्राइटेरिया है, वो आप तय करते हैं इसमें मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो दीज आर द मेन मेजर्स व्हिच इज अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट अंडर द प्रोसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन। नाउ टॉकिंग अबाउट द मेरिट्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या था, यहाँ पे आसान से सबसे पहले रिडक्शन द बर्डन ऑफ गवर्नमेंट। अब रिडक्शन द बर्डन ऑफ गवर्नमेंट को हमने यहाँ भी कंसीडर किया था कि जितना ज्यादा आप क्या करेंगे, अपने आप को एक्सपेंड रखेंगे, जितने ज्यादा बर्डन आप लेंगे। अगर हम बात करें सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन, बिजनेस में आपने पढ़ा होगा कि जो डिसीजन टेकिंग पावर उसको हैंड ओवर कर देना, कैरी फॉरवर्ड कर देना, तो गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन था। और प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से क्या हुआ कि वो बर्डन क्या हुआ, कम हुआ। अब सिंपल सी बात है कि एजुकेशन अगर गवर्नमेंट के हाथ में होती तो एजुकेशन का लेवल आप समझ सकते हो। टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर की बात कर लो, अगर गवर्नमेंट कंपनी होती तो उसका हाल समझ सकते हो। ये किसी भी सेक्टर में बात कर लो जहां गवर्नमेंट की 100% स्टेक होल्डिंग है, वहां पे क्वालिटी ऑफ सर्विस इज नॉट गुड एज कंपेयर टू द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। तो ये जो बर्डन था गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर से कम किया गया अंडर द प्राइवेटाइजेशन, ताकि वो एक अलग लेवल पे या अलग लेवल पे अपनी एफिशिएंसी को मेंटेन कर सके और क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड करा सके। नेक्स्ट वन, कंट्रोल ऑफ पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। अब कंट्रोल ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर का मतलब यही था कि बर्डन अगर आपके पास ज्यादा है, ज्यादा अपने आप को एक्सपेंड कर रखा है, हर चीज का डिसीजन आपके पास है, आप चाहते हो कि जो भी चीजें करने हैं, डिसीजन लेने हैं, वो मैं ही लूं, अपने आप को आप सेंट्रलाइज करके रखना चाहते हो। जब भी बात करेंगे डिसीजन टेकिंग पावर की, तो वो चीजें क्या थी कि कहीं ना कहीं आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको नेगेटिव वे में इफेक्ट करती थी, ठीक है। एंड आफ्टर द इंप्लीमेंटेशन या अराइवल ऑफ प्राइवेटाइजेशन, ये क्या हुआ कि जो कंपटीशन प्राइवेट सेक्टर से मिलने लगा, तो कहीं ना कहीं एक तरह से मैं कह सकता हूं कि प्राइवेट सेक्टर के अराइवल के बाद पब्लिक सेक्टर को अपने आप को इंप्रूव करना पड़ा, यानी जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है वो लगातार उन्होंने इंप्रूव की और उनसे उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो क्या हुई, इनहैंस हुई, इंक्रीज हुई। फिर आता है चेक ऑन हाई हैंडेडनेस ऑफ ब्यूरोक्रेसी। अब ब्यूरोक्रेसी का मतलब ये कि जो लाल फीता सा की बात कर लो, एक बहुत बड़ी पेपर ट्रेल की बात कर लो, व्हेनेवर यू नीड टू गेट अ लाइसेंस यू नीड टू मेक सो मेनी फॉर्मेलिटीज, अलग अलग तरह के लीगल प्रोसेस आपको कंप्लीट करने पड़ते हैं। तो आफ्टर द अराइवल ऑफ प्राइवेटाइजेशन या न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद ये जो ब्यूरोक्रेसी का एस्पेक्ट था, जिसमें बहुत सारी प्रोसेस, बहुत लंबी प्रक्रिया होती थी किसी लाइसेंस वगैरह को लेने में, किसी रजिस्ट्रेशन को लेने में, तो वो चीजें क्या हुई आफ्टर द अराइवल ऑफ प्राइवेटाइजेशन वो खत्म हुई, उनके ऊपर क्या हुआ, रोक लगा, उनके अंदर कमी है। ये मेरिट था जिसने इकोनॉमिक जो इकोनॉमी की परफॉर्मेंस है उसको इनहेंस किया। फिर बात करें रिडक्शन इन द कैपिटल आउटपुट रेशियो। कैपिटल आउटपुट रेशियो का मतलब क्या था कि सिंपल सा तरीका समझने का कि जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया उसके में रिटर्न आपको क्या मिल रहा है, ठीक है। मान लो सिंपल सी बात है कि इंडस्ट्री अगर 1 लाख रुपए लगा के 10,000 का प्रॉफिट अर्न करी है और दूसरी इंडस्ट्री ऐसे जो 1 लाख रुपए लगा के 5,000 का प्रॉफिट अर्न करी है, तो जो पहली वाली इंडस्ट्री थी उसका कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या था, ज्यादा था। यानी सिंपल सी बात है बिजनेस में कितना आप इन्वेस्ट करते हो, इन्वेस्टमेंट के बदले में कितना आपको आउटपुट मिलता है, ठीक है। तो बिफोर द अराइवल ऑफ प्राइवेटाइजेशन या मतलब अर्लियर जब प्राइवेटाइजेशन नहीं था तो ये चीजें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थी, लेकिन आफ्टर द अराइवल ऑफ प्राइवेटाइजेशन ये जो कैपिटल आउटपुट रेशियो है या जो इन्वेस्टमेंट के बदले में रिटर्न आपको मिला, रिवॉर्ड आपको मिला, वो रेशियो लगातार क्या हुआ, इंप्रूव हुआ, जिससे का फायदा इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मिला या फिर इकोनॉमी की एफिशिएंसी को एनहांस करने में मिला। उसके बाद आता है प्रमोशन ऑफ एफडीआई। अब बहुत सारे एस्पेक्ट इसके रिगार्डिंग कंसीडर किए जाते हैं। एफडीआई का मतलब है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या था कि किसी इंडियन इंडस्ट्री में, इंडियन कंपनी में फॉरेन इन्वेस्टर का पैसा लगा है, ठीक है। अब फॉरेन इन्वेस्टर का पैसा लगने का मतलब ये था कि एफडीआई पहले क्या था, अलाउ नहीं था। अगर बात करें न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म से पहले की या किसी सेक्टर में अगर अलाउ था तो लगभग मैक्सिमम 50% तक आपको क्या था, अलाउ था, ठीक है। एंड आफ्टर द अराइवल ऑफ प्राइवेटाइजेशन ये एफडीआई क्या एनहांस किया गया, इसको 75-85 तक लेके जाएगा, या फिर मैं कहूं कि जो कंट्रीब्यूशन था एफडीआई का जो मैक्सिमम लिमिट थी उसको इंक्रीज किया गया, जिससे जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं या जो फॉरेन कंपनीज हैं, ठीक है, वो इंडियन कंपनी में क्या करें, इन्वेस्टमेंट करें, यहाँ पे फॉरेन करेंसी है, जिससे इकोनॉमिक जो फाइनेंशियल पोजीशन इकोनॉमी की वो थोड़ी सी साउंड हो जाए, ठीक है। उसके बाद बात करें डीमेरिट्स में सिंपल सी बात है नेगलेक्ट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड सोशल लाइफ है। ये बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जब आप नेक्स्ट इकोनॉमी के फॉर्मेट को फॉलो करते हैं। प्राइवेटाइजेशन में था, प्राइवेटाइजेशन नहीं था कि आपको मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल फॉलो करना है, और जहां पे जो
पब्लिक है या स्टेट है उसके ऊपर एक कंट्रोल होगा कि इसका प्राइवेट सेक्टर का है, फिर प्राइवेट सेक्टर अपना रोल एनहांस करेगा, वो डिसीजन टेकिंग पावर अपने पास रखेगा, ठीक है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल में क्या था कि हमेशा फियर या मैं कहूं डिमेरिट कि जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और सोशल वेलफेयर है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, उसको लगातार इग्नोर किया जाने लगा, या मैं कहूं कि इसको इग्नोर किया गया। उसके बाद आता है प्रमोशन ऑफ प्राइवेट मोनोपोली। सिंपल सी बात है, प्राइवेट मोनोपोली का मतलब ये है, अब प्राइवेट किसी भी सेक्टर को देख लो, क्वालिटी ऑफ सर्विस उनके पास बहुत अच्छी है, लेकिन उनके रूल रेगुलेशन या अटेंडमेंट के हिसाब से दे करते हैं, ठीक है। उनके जो वर्किंग स्टाइल है, उनका जो वर्किंग क्राइटेरिया, उनके जो टर्म एंड कंडीशन है वो अपने हिसाब से तय करते हैं, तो इससे प्राइवेट मोनोपोली क्या होगी, डेवलप हुई, और जिसका कहीं ना कहीं इकोनॉमी को क्या हुआ, नुकसान भी हुआ। उसके बाद आता है अनबैलेंस्ड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। अनबैलेंस्ड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी का मतलब क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा समझने की बात ये है कि क्वालिटी ऑफ सर्विस की हमने बार बार बात की, तो क्वालिटी ऑफ सर्विस की अगर बात करें तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा होना चाहिए, दोनों इक्वल चलें तो भी इकोनॉमिक ग्रोथ को हम कर सकते हैं। अगर प्राइवेट सेक्टर ज्यादा प्रमोट हो रहा है और उसके कंपैरिजन में पब्लिक सेक्टर क्या है, पीछे रह रहा है, तो ये इंडिकेट करता है कि इसको अनबैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ को, या मतलब अनबैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ, ठीक है। तो दीज आर द डीमेरिट्स ऑफ द प्राइवेटाइजेशन। नाउ टॉकिंग अबाउट few words which is mentioned in this chapter. The first one is नवरत्नास, और उसके बाद जो वर्ड था वो था महारत्नास। यानी ये एक रैंकिंग की बात कर लें या एक डेफिनेशन की बात कर लें जो इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करता है किसका, कंपनीज का, ठीक है। तो इनिशियल स्टेज में बात करते हैं 1996 में। अब 1996 में क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट थी उसने क्या किया कि सबसे पहले 9 कंपनीज को सेलेक्ट किया, ठीक है। 9 कंपनीज को सेलेक्ट किया, तो ये डिपेंड थे, मतलब जो विद्यामित्र जो रूलर हैं, शासक रहे, उनके जो रूलिंग शासन का कुछ क्राइटेरिया था जिसके बेसिस पे 9 12 की हम बात करते हैं, उनके बेसिस पे 9 कंपनियों को सेलेक्ट किया गया 1996 में, जिनको नाम दिया गया किसका, नवरत्नास का, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग में क्या थी, 9 थी, और बाद में इन्हेंस हो गई, कितनी हो गई थी, 70। यानी अब जो अगर बात करें इंडियन इकोनॉमी नवरत्नास की, तो टोटल कितनी इंडस्ट्री हमारे पास 17 की लिस्ट आपकी बुक में दी गई है, इनके नाम आपकी नोटबुक में दिए गए, ठीक है। और उसके बाद बात करें महारत्नास की। महारत्नास में बात करें टोटल मेरे पास 7 क्या है कंपनी है जिनको नाम दिया गया है किसका, महारत्नास का, या महारत्नास की जो कैटेगरी है उसमें उसको शामिल किया गया, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर मैं कंसीडर करूं तो मुझे ठीक है समझ में आ गया कि टोटल 17 किसमें नवरत्नास में है, टोटल 7 कितने हैं महारत्नास में। लेकिन इनके डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि डेफिनेशन इनकी डिफाइन है इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे, यानी जो कैपिटल आप इनमें इन्वेस्टमेंट करोगे वो डिफाइन करता है किसको, कौन सी कंपनी महारत्ना होगी, कौन सी कंपनी क्या होगी, नवरत्ना होगी, ठीक है। अब नवरत्ना की अगर बात करें तो यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट दे रखी है किसकी, ₹1000 करोड़। यानी जो कंपनी नवरत्नास की कैटेगरी में आती है उसके अंदर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन, विदाउट गवर्नमेंट इंटरफेयर, मैक्सिमम आपको ₹1000 करोड़। यानी कंपनी जो अपने यहाँ पे विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट अगर अप टू ₹1000 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट कर सकती है, तो उनके लिमिट कितनी, नवरत्ना यानी 1000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट ये बिना गवर्नमेंट की परमिशन के अपने अंदर कर सकते हैं, यानी मैक्सिमम अप टू ₹1000। और टॉकिंग अबाउट द महारत्ना, यहाँ पे जो लिमिट थी दैट इज 5000 करोड़। अब यहाँ पे 5000 करोड़ का मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब ये पूरी तरह अपने तरीके से ले सकते थे, यहाँ पे इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट की बनती है, यानी ऐसा नहीं अपनी मर्जी से नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको गवर्नमेंट का इंटरवेंशन या गवर्नमेंट के जो गाइडलाइन है वो फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। फिलहाल मुझे ये ध्यान रखना है कि इनकी जो लिमिट है वो कितनी है। यहाँ पे बात करूं नवरत्नास की तो ₹1000 करोड़ है, बात करें महारत्नास की ₹5000 करोड़ है, ठीक है। तो दीज आर द डेफिनेशन या क्राइटेरिया टू डिफाइन द a particular company whether it is Maharatna or Navratnas depending upon the amount of investment in that particular company without the intervention of government or with the intervention and independence of government। तो ये डिफाइन करता है किसको कि कौन सी कंपनी नवरत्ना होगी, महारत्ना नाम पे याद रखना है। इनिशियल में अगर बात करूं नवरत्ना स्टार्टिंग में 9 कंपनी थी, उनको एनहांस करके कितना किया गया 17, इसकी लिस्ट मेरे पास एक बुक में अवेलेबल होगी। और महारत्ना की अगर बात करें टोटल मेरे पास 7 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो किसकी कैटेगरी में आती है, महारत्नास की कैटेगरी में आती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस था ये कंप्लीट हो गया होगा। नेक्स्ट में हम बात करेंगे किसकी, लिबरलाइजेशन की। टिल देन थैंक यू सो मच।